मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी वर्मा। शो खास महिलाओं के लिए है। आप चाहे वर्किंग फीमेल हो या फिर हाउसवाइफ, आप अपनी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट आपको देंगे उस पर राय। आज के शो में जुड़े हमारे साथ जयंत पाए, PPFAS के वाइस प्रेसिडेंट। जयंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। सवाल जवाब के अलावा इस बार हम आपको शो के आखिरी सेगमेंट में बताएंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट टिप्स हो सकती हैं आपके लिए। और इससे पहले आपको बता दें क्या है शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको यह है अपने मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग बॉक्स में जाकर SHE हमारा कोड लिखकर 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि अगले शो में आपका सवाल हम शामिल कर सकें। इसी के साथ बढ़ाते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहली कॉलर सारिका है इस वक्त लाइन पर। सारिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अपना प्रश्न। मैं चेन्नई से सारिका बोल रही हूँ जी। 10,000 रुपए 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ। आप मुझे लॉन्ग टर्म के साथ के अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए। सारिका, इस वक्त आपकी एज कितनी है? 32, 33 समथिंग। चलिए ठीक है। जयंत, बताइए जिस तरह की इनकी एज है, क्या प्रोफाइल इनको सूट करेगा, किस तरह का पोर्टफोलियो इनको बनाना सही रहेगा? सारिका, आपका एज काफ़ी कम है, तो आप ये जो और ये अच्छा है कि आप म्यूचुअल फंड्स की ओर देख रहे हो। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पहले आपने निवेश नहीं किया है तो निवेश करने से पहले आपको 2 चीज़ें आवश्यक है। एक है आपका पैन कार्ड और दूसरा है एक नंबर है जिसका नाम है KYC नंबर, दैट इज़ नो योर क्लाइंट नंबर। अब ये नंबर मिलना बेहद ही आसान है। एक वेबसाइट है camsonline.com या cvlindia.com। ये दोनों वेबसाइट्स से आप ये जो KYC नंबर है उसका फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हो, और वो भरने के बाद आप कोई भी कैम्स या CVL इंडिया के ऑफिस में ये सबमिट कर सकते हो। आपको 8 से 10 दिन में ये नंबर मिल जाएगा और इसके लिए वो कोई चार्जेस लेते नहीं हैं। ये मिलने के बाद आप कोई भी म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से निवेश कर सकते हो। क्योंकि आप बिगिनर हो, मुझे लग रहा है कि आपको एटलीस्ट 1 या 2 लार्ज कैप फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने ज़रूरी है। तो जो अच्छे जो लार्ज कैप स्कीम्स हैं, एक है फ्रैंकलिन ब्लू चिप या HDFC सेंसेक्स प्लस या DSP टॉप 100। अभी इन तीनों में से आप कोई 1 या 2 स्कीम्स चुन सकते हो। क्योंकि आपका लक्ष्य काफ़ी लंबा है तो मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप स्कीम के साथ साथ एक मिड कैप भी अगर शामिल करोगे तो ख़राब नहीं है। तो एक अच्छा जो मिड कैप स्कीम है वो है IDFC प्रीमियर इक्विटी। तो अगर हम ये मान के चले कि आप एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्कीम चुनते हो, तो अगर आप 5-5 हज़ार इक्वली मीन्स 10,000 डिवाइड बाय 2 5,000 इक्वली अगर आप इनमें निवेश करोगे तो मेरी राय से ये ठीक रहेगा। और आप हर साल आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए। जी जयंत, तो आपने जो 2 फंड्स इनको बताए हैं उससे ही अपना पोर्टफोलियो बना सकती हैं। जयंत, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पहली बार निवेश कर रहे हैं, ज़ाहिर है KYC जो है वो पूरा करना ज़रूरी है। इसके अलावा फंड्स का चुनाव करते समय किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए खास? मैं हमेशा कहता हूँ कि निवेशक का जो पर्सनालिटी है उसके हिसाब से फंड्स चुनने चाहिए। नॉर्मली निवेशक केवल रिटर्न देख के करते हैं, लेकिन ऐसे फंड हाउसेज होते हैं जो सम में बी टू एग्रेसिव फॉर द इन्वेस्टर। सो फॉर एग्जांपल, अगर सारिका एक कंजर्वेटिव टाइप की इन्वेस्टर है तो HDFC या फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ऐसे जो फंड हाउसेज हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव अप्रोच से पैसा मैनेज करते हैं। और अगर कोई एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो रिलायंस या SBI म्यूचुअल फंड उनको ये फंड हाउसेस के स्कीम्स सूट करेंगे। तो एवरी इन्वेस्टर शुड नो हिज और हर ओन पर्सनालिटी एंड देन चूज द फंड हाउस एंड डोंट जस्ट गो बाय द रिटर्न्स दैट द स्कीम्स आर गिवन। जी, तो उम्मीद है सारिका आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अपने प्रोफाइल को देखते हुए और कितना रिस्क आप ले सकती हैं उसके हिसाब से आप अपने फंड्स चुन सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। और 1 साल में एक बार आप देख सकते हैं कि आपके फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, उसके साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी आगे बना सकती हैं। इसके साथ एक और सवाल लेंगे, ईमेल के जरिए आया है। रुचा है मुंबई से। इन्होंने बोला है कि इनकी जो कुल मासिक आय है वो 70,000 है और इस वक्त इन्होंने एक होम लोन लिया है जिसकी EMI करीब 34,000
जाती है। तो ऐसे में इनके पास जो बचता है वो करीब 15 से 20 हजार है, अगर बाकी खर्चों को भी देखा जाए। तो जयंत, जानना चाह रही है कि आगे कुछ इन्होंने लक्ष्य अपने बताए हैं कि बच्चे की पढ़ाई और उसकी शादी, इसके अलावा रिटायरमेंट के लिए भी इन्होंने प्लानिंग करने की बात कही है। 30 साल बाद 25 लाख का कॉर्पस जमा करना चाह रही है, क्या राय देंगे आप इनको? और इनका जो बीमा पोर्टफोलियो है उसको कैसे देखते हैं आप? रुचा, पहले आपका जो बीमा पोर्टफोलियो है उसके बारे में मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक राय नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसे पॉलिसीज में हम लोग निवेश करने के बाद हमको सिर्फ यही देखना है कि अगर हमको निकलना है तो उसका हमको कितना नुकसान भरना होगा इसमें, दैट इज व्हाट इज द सरेंडर पेनल्टी। तो अगर आपको ये स्कीम्स, मेरी राय में मैं हमेशा कहता हूँ कि स्कीम्स मैच्योरिटी तक कंटिन्यू कीजिए, डू नॉट स्टॉप इट मिडवे, क्योंकि अगर आप इफ यू स्टॉप इट मिडवे एंड यू विड्रॉ द मनी यू मे हैव टू बेयर अ हैवी लॉस। अगर आपको आगे के प्रीमियम इनमें नहीं भरने हैं तो आप इनको फुल्ली पेड अप स्टेटस में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे एटलीस्ट आपका आगे का प्रीमियम भरने की जो आपको बर्डन लग रहा है वो आप बचा सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि दूसरा आप कह रहे हो कि आपके जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स है, आपने जो तीनों गोल्स जो मेंशन किए हैं दे आर क्वाइट लॉन्ग टर्म, तो मुझे लग रहा है कि वो तीनों लॉन्ग टर्म गोल्स आप इक्विटी फंड्स के जरिए आप पूरा कर सकते हो। लेकिन जो भी डेट कंपोनेंट है उसके लिए ये दो जो स्कीम्स जो आपने पॉलिसी जो मेंशन किए दे आर क्वाइट ओके, तो आई सजेस्ट यू कंटिन्यू विद देम। अभी जो आपके तीन जो लक्ष्य आपने मेंशन किए हैं, सी ऑल ऑफ देम आर क्वाइट लॉन्ग टर्म, क्योंकि दे आर ऑल अबाउट 10 years। तो इसके लिए कोई डेट इंस्ट्रूमेंट के बदले इक्विटी इंस्ट्रूमेंट चुनना अच्छा है, और इक्विटी में मुझे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ही मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ। जयंत, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर रिटायरमेंट प्लानिंग की इन्होंने बात कही थी, तो क्या आपको लगता है कि 30 साल बाद जो इनका इन्होंने बताया था अमाउंट की इनको जरूरत होगी, 25 लाख काफी कम है जैसे कि आपने सजेस्ट किया है, तो किन चीजों का ध्यान रखें रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? अगर अभी से निवेश करना शुरू कर रहे हैं तो किस हिसाब से चलना चाहिए? जब भी हम अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करते हैं, वन थिंग वी हैव टू बी क्लियर इज दैट एग्जैक्ट अमाउंट्स अभी एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है, बट दैट डजंट मीन वी डोंट बिगिन द प्रोसेस। तो एक अच्छा है कि आपने एटलीस्ट सोचा है इसके बारे में, लेकिन जो आपने अमाउंट कहा है 25 लाख, वो मेरी राय में तो बहुत ही कम पड़ेंगे, क्योंकि 30 साल के बाद आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज एस्टिमेट द इन्फ्लेशन रेट। आजकल इन्फ्लेशन रेट अराउंड 10% चल रहा है, लेकिन हम लोग अगर ये मान के चले कि थोड़ा आगे थोड़ा कम हो सकता है, बट एटलीस्ट 8 से 9% हमको अनुमान लगाना ही होगा। सो लुक एट दैट फर्स्ट। एंड सेकेंड इज कि आपके जो खर्चे हैं वो आगे जाके बढ़ भी सकते हैं या घट भी सकते हैं, तो उसका भी एक अनुमान लगाना है। सो वील हैव टू एस्टिमेट बोथ द थिंग्स, इन्फ्लेशन एंड योर एक्सपेंडिचर पैटर्न, एंड देन डिसाइड ऑन द अमाउंट दैट यू रिक्वायर। तो एक्चुअली ये अभी कहना मुश्किल है विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स। तो मुझे लग रहा है कि कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके आप एक पूरा प्लान बनाइए। बट रिगार्डिंग योर करेंट क्वेश्चन, मैंने थोड़ा अनुमान लगाया कि अगर आपके से चाइल्ड एजुकेशन के लिए अराउंड आप 3,300 इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हो, एंड फॉर रिटायरमेंट इट कुड बी अराउंड 1,000 पर मंथ, एंड जो मैरिज है उसके लिए 700 पर मंथ। ये तीनों आप अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाए सबके लिए, एक एक लक्ष्य के लिए एक एक पोर्टफोलियो, एंड चूज सम गुड इक्विटी स्कीम्स। It's the same thing. You could have 1 or 2 large cap funds, the same names that I mentioned earlier, and then review your portfolio every year. तो रुचा, ये इस तरह से आप पोर्टफोलियो को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जो आपने LIC की पॉलिसीज ली हैं, सरेंडर चार्ज काफी ज्यादा होगा, तो उसे कंटिन्यू करना ही आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा आप अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से मॉनिटर कर सकती हैं। जयंत, एक और छोटा सा ईमेल है, इन्होंने बोला है कि म्यूचुअल फंड्स में तो ये निवेश कर रही हैं। तीसरी कॉलर कावेरी है, इन्होंने बोला है ये काफी समय से 12,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स डिपॉजिट या फिर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है इनके पास। इसके अलावा इन्होंने कोई खास डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी हैं, तो किस तरह से देखते हैं कैसे पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? एक आइडियल पोर्टफोलियो के लिए क्या राय देंगे आप? सी ऑलवेज पोर्टफोलियो का जो फाउंडेशन है, इट इज नॉट जस्ट अ पोर्टफोलियो, इट योर ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का फाउंडेशन है। फर्स्ट इज प्रोटेक्शन, जो भी आपके पास है वो पहले प्रोटेक्ट करो, एंड देन गो फॉर रिटर्न्स। तो इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन। तो जो भी कवरेज है, फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड होम इंश्योरेंस, ये तीनों होना बहुत ही ज़रूरी है। एंड उसके बाद जो भी पैसा बचता है, ये सब प्रीमियम भरने के बाद, सिर्फ वही अमाउंट हमको निवेश करना चाहिए। दूसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं कि जब भी वो ऐसे कवर्स तो ले लेंगे, लेकिन जो अमाउंट है कवर्स का वो बहुत ही कम होता है बहुत बार।
सो व्हाट आई वुड अगेन सजेस्ट इज कि कोई अच्छे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के पास जाके पूरा एक प्लान बना लो, और उसके बाद एक बार आपका इंश्योरेंस का जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा होने के बाद ही आप कोई भी निवेश का जरिया चुन सकते हो, वेदर इट इज इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स और व्हाटएवर, बट डोंट डू दैट फर्स्ट बिफोर योर अदर थिंग्स आर मेट। जी, तो कावेरी जो आपने फंड्स बताए यहाँ पर आपकी काफी सारे फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो कुछ फंड्स की आप संख्या कम कर सकती हैं, इनफैक्ट कंसोलिडेट करने की जरूरत है आपके पोर्टफोलियो को। इसके अलावा आपको अपने लिए बीमा कवर लेना काफी जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आप विचार कर सकते हैं, कुछ विकल्प आपके सामने हैं। इसी नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कुछ और सवालों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मैटर्स फॉर वुमेन। आज आपकी इन्वेस्टमेंट क्वेरीज पर जवाब दे रहे हैं जयंत पाय। और अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले बता दें क्या है पार्टिसिपेट करने का तरीका बेहद आसान है। करना सिर्फ आपको ये अपने मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग बॉक्स में जाके SHE हमारा कोड लिख के अपना सवाल 57575 पर भेजना होगा। इसके अलावा आप ईमेल से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकती हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है SHE@ZNetwork.com। याद रहे कि जब आप ईमेल से सवाल भेजें तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना ना भूलें, ताकि अगले शो में हम आपका सवाल शामिल कर सकें। और इसी नोट पे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये ईमेल के जरिए आया है, राधिका नायक है मुंबई से। इन्होंने कुछ फंड्स बताए हैं अपने पोर्टफोलियो में, करीब 7,500 रुपए ये हर महीने इनमें निवेश कर रही हैं। सुंदरम टैक्स सेवर, फिडेलिटी इंटरनेशनल और HDFC टॉप 200 जैसा एक लार्ज और मिड कैप फंड इन्होंने शामिल किया हुआ है। जयंत, किस तरह से देखते हैं इनके पोर्टफोलियो को? टैक्स प्लानिंग का भी एक फंड इसमें शामिल है, तो क्या राय देंगे इनको? आप ये कहना चाह रही हैं कि 2 से 3,000 रुपए ये और इस पोर्टफोलियो में डालना चाह रही हैं, कहाँ निवेश करें, किस तरह से इस पोर्टफोलियो को देखने की जरूरत है? राधिका, आपके पोर्टफोलियो में से 2 स्कीम्स ऐसे हैं जो मेरी राय में आपको यू शुड रिडीम इट और एटलीस्ट स्टॉप द SIP। एक है सुंदरम टैक्स सेवर जो ELSS फंड है। अगर आपका 3 साल का लॉक इन खत्म हुआ है तो वो आप पहले रिडीम कीजिए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस काफ़ी एवरेज रहा है, कुछ खास नहीं है। दूसरा फिडेलिटी इंटरनेशनल, ये एक अच्छा स्कीम था, लेकिन अभी क्योंकि फिडेलिटी म्यूचुअल फंड में मैनेजमेंट बदल गया है, आगे जाके मेरी राय में ये जो पर्टिकुलर स्कीम है उसके ऊपर मैनेजमेंट का फोकस कम हो जाएगा, क्योंकि फिडेलिटी वाज अ ग्लोबल फंड एंड L&T जो टेक ओवर किया है दैट इज़ अ वेरी डोमेस्टिक ओरिएंटेड फंड। तो इसके लिए ये दोनों स्कीम्स आप रिडीम कर सकते हो। और जो आपके बाकी 3 स्कीम्स है वो अच्छे हैं, तो यू कुड ऐड एक्चुअली और एक्स्ट्रा 3,000 जो आप देख रहे हो, यू कुड जस्ट ऐड इट टू दीज स्कीम्स एंड लिमिट योर पोर्टफोलियो टू जस्ट 3 स्कीम्स। तो ये जो DSP टॉप 100 है उसमें आप टोटली 4,000 पर मंथ निवेश कर सकते हो, विच इज़ अ ओल्ड अमाउंट प्लस द न्यू अमाउंट। फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस में 3,000 और HDFC टॉप 200 में 3,500। तो ऐसा करके आप टोटल नंबर ऑफ स्कीम्स कम करेंगी, लेकिन द अमाउंट विल बी द सेम दैट यू आर इन्वेस्टिंग। जी, तो जयंत, वैसे आइडियली एक पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए? क्योंकि जो पिछला सवाल हमने लिया था इससे पहले पिछले सेगमेंट में, उनके पोर्टफोलियो में काफी सारे फंड्स थे, तो आपने उनको राय दी थी कि फंड्स की संख्या कुछ कम करने की जरूरत है। यहाँ पर इनके पोर्टफोलियो में 3 फंड्स हैं और आपने कुछ बदलाव के बाद भी फंड्स जो हैं 3 ही रहेंगे, उसी में SIP अमाउंट उन्होंने बढ़ाया है। आइडियली एक पोर्टफोलियो में क्या लगता है आपको कितने फंड्स रखने चाहिए एक निवेशक को? ऐसा कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, लेकिन ओवरऑल मेरी राय में अराउंड 20 to 25% इज द मैक्सिमम यू शुड हैव इन अ पर्टिकुलर स्कीम। तो अगर आप 100 रुपये निवेश कर रहे हो तो 4 से 5 स्कीम से ज़्यादा अगर होंगे तो आपको उनको ट्रैक करने और मैनेज करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। और दूसरा है कि बहुत से पोर्टफोलियोज में जो भी स्टॉक्स है वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल HDFC इक्विटी और HDFC टॉप 100, तो अगर आप दोनों में निवेश कर रहे हो तो थोड़ा डुप्लीकेशन हो रहा है। So we should have only 4 to 5 schemes and also choose schemes with different characteristics. तो इसमें थोड़ा शायद आपको एडवाइजर की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई मीन अगर आपको खुद ही करना है तो एटलीस्ट अगर आप कोई इंडेक्स फंड के जरिए निवेश करेंगे so that also could be a good option. But as a general rule 4 to 5 schemes are more than enough for a portfolio of say around say 10 to 15,000 rupees a month. जी, तो राधिका, जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें मामूली बदलाव की जरूरत है। कुछ फंड्स यहाँ पर आपके सामने DSP टॉप 100 जो कि एक लार्ज कैप फंड है, इसके अलावा फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं, जो आपने
टैक्स सेवर फंड यहाँ पे बताया था सुंदरम टैक्स सेवर। अगर आपका लॉक इन खत्म हो गया है 3 साल का तो आप इसमें एसआईपी रोककर नया निवेश कर सकती हैं और नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करती रहें। आइडियली एक पोर्टफोलियो में 4 से 5 स्कीम्स मानी जा सकती है कि होनी चाहिए और ओवरलैपिंग से आप बचें, एक से तरीके के फंड्स या एक ही कैटेगरी के फंड्स ना लें। इसके साथ एक और सवाल है, ये एसएमएस के जरिए प्रीतम है दिल्ली से, इन्होंने भेजा है, कहा है कि काफी कंफ्यूज नहीं है, 4,000 रुपए हर महीने निवेश कर सकती हैं, तो जानना चाहती हैं कि अगर शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट हो तो क्या रेकरिंग डिपॉजिट बेहतर ऑप्शन होगा या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। जयंत, क्या राय देंगे आप? नहीं, एक्चुअली ये दोनों प्रोडक्ट्स थोड़े अलग अलग हैं और पहली बात शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन क्या है वो निवेशक के ऊपर है, इट चेंजेस फ्रॉम ईच इन्वेस्टर। मेरी राय में शॉर्ट टर्म इज अप टू 2 years, 2 to 2.5 years एंड बियॉन्ड दैट इट स्लोली स्टार्ट्स गेटिंग इनटू द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। तो अगर हम लोग से 3 साल का भी अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन मान के चले तो रिकरिंग डिपॉजिट्स आर अ काइंड ऑफ अ मिक्स बिटवीन अ सेविंग्स अकाउंट एंड अ फिक्स्ड डिपॉजिट, सो इट्स समवेयर इन बिटवीन। तो इसमें आपको एक फिक्स पीरियड आपको चुनना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 साल का एक पीरियड चुने, उसमें ऐसा नहीं कि आप एक ही बार निवेश करके फिर 3 साल के बाद पैसा विड्रॉ कर सकते हो। इसमें यू विल हैव टू इन्वेस्ट इट एट रेगुलर इंटरवल्स विच इज नोन इन एडवांस। फॉर एग्जांपल अगर 3 साल का है और अगर एक क्वार्टरली रिकरिंग डिपॉजिट है तो आपको हर 3 महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निवेश करना होगा। जो भी डिपॉजिट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले ही आपको बोला जाता है। सो यू नो इन एडवांस हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट। फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ 9% रिकरिंग डिपॉजिट फॉर 3 years, तो यू विल नो एवरी ईयर यू विल बी गेटिंग 9%। लेकिन जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का दैट विल कीप चेंजिंग बिकॉज एवरी 3 months यू हैव टू पुट इन अ फिक्स्ड अमाउंट। और बहुत से ऐसे बैंक्स हैं जो एक पेनल्टी भी चार्ज करते हैं। अगर आप वो नियमित समय पर अगर आपने निवेश नहीं किया तो आपको एक पेनल्टी भी लग सकती है। सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड डिपॉजिट जिसमें आप एक ही बार निवेश करते हो और बाद में आप पैसा विड्रॉ करते हो। अभी अगर आपको एक लाइन में यहाँ पर कहना हो जयंत, ब्रीफली अगर आप आपकी राय क्या रहेगी, आरडी में इन्हें निवेश करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म डेट फंड, क्योंकि टैक्स एफिशिएंट ज्यादा है, तो क्या राय देंगे आप, इन्हें क्या करना चाहिए फाइनली? नहीं, टैक्स एफिशिएंट तो है ही शॉर्ट टर्म डेट फंड, लेकिन उसमें रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं। तो अगर कोई निवेशक को गारंटीड रिटर्न चाहिए तो उनको रिकरिंग डिपॉजिट चुनना चाहिए। लेकिन अगर वो रिटर्न में थोड़ा वॉलेटिलिटी या फ्लक्चुएशन वो सह सकते हैं तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स आर मच बेटर, क्योंकि इसमें भी बहुत कम ऐसे में देखा है कि जिनको लॉस हुआ है। सो ऑल्दो योर रिटर्न्स आर नॉट गारंटीड, एटलीस्ट यू विल नॉट सफर लॉसेस। और दूसरा है कि जैसे आपने कहा कि जो टैक्स ट्रीटमेंट है शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के लिए एक बहुत ही फेवरेबल है एज कम्पेयर टू रिकरिंग डिपॉजिट। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में हो तो आपका रिकरिंग डिपॉजिट पे जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हो उस पर स्ट्रेट 30% की कटौती होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चुनेंगे तो आपका केवल 10 या 20% डिपेंडिंग ऑन विच ऑन हाउ, अगर आप इंडेक्सेशन करोगे तो 20% होगा, नहीं तो इट विल बी ओनली 10%। सो इट इज मच मोर टैक्स एफिशिएंट। तो प्रीतम, जो आपने हमें डिटेल्स तो खास ज्यादा दी नहीं थी, लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस में आप एक कंपैरिजन देखें तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी आय कितनी है। अगर टैक्सेबल आय है तो फिर आप शॉर्ट टर्म फंड चुन सकती हैं या फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने प्रोफाइल के हिसाब से आप आरडी भी चुन सकते हैं। कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं कि आपको क्या बेनिफिशियल रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आज की इन्वेस्टमेंट टिप और कैसे कर सकते हैं टैक्स सेविंग और बचत साथ साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये शो का लास्ट सेगमेंट है। आज हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे उनकी तरफ से क्या है इन्वेस्टमेंट टिप। तो जयंत, क्या सजेस्ट करेंगे? टैक्स सेविंग की बात यहाँ पर हो रही है, तो क्या क्या विकल्प हैं हमारे व्यूअर्स के सामने और एक कंपैरिजन अगर आप बता सकें। एक्चुअली इट्स गुड यू आर डिस्कसिंग टैक्स सेविंग, क्योंकि लोग हमेशा फरवरी और मार्च में ही सोचते हैं। सो इट्स गुड टू थिंक अ लिटिल बिट इन एडवांस। तो आज मैंने सोचा है कि आपको टैक्स सेविंग के 2 विकल्प के बारे में थोड़ा जानकारी दूं। एक है टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स और दूसरा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। तो हमने ये डेलिबरेटली 2 अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं। टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट समझने में बहुत ही आसान है। जैसे आप कोई भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट खोलते हो,
ऐसे ही आप एक टैक्स सेविंग के का भी एक डिपॉजिट आप खोल सकते हो. All banks offer the same thing, like the bank which offers non-tax saving deposits also offers tax saving deposits. और बहुत बार ऐसा है कि दोनों का रेट्स भी काफ़ी सिमिलर होते हैं. अभी इन टर्म्स ऑफ टेन्योर, ये जो टैक्स सेविंग डिपॉजिट्स है, द टेन्योर इज ऑफ 5 years. तो आपको 5 साल तक आपका पैसा लॉक्ड इन रहेगा. आप अगर बीच में विड्रॉ करना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है. जयंत, एक सवाल यहाँ से आपसे जानना चाह रही हूँ. टैक्स सेविंग एफडीज की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में एफडी पर जो ब्याज दर होती है वो काफी कम हो गई है. ऐसे में ईएलएसएस एक और ऑप्शन होता है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या क्या बेनिफिट्स है ईएलएसएस के, कुछ फीचर्स यहाँ पर बता सकते हैं? ईएलएसएस उन निवेशकों के लिए अच्छा है हु आर नॉट सीकिंग रेगुलर रिटर्न्स, क्योंकि ईएलएसएस एक ही जरिया है टैक्स सेविंग के लिए जो 100% इक्विटी में निवेश करता है. यूलिप्स ऐसे करते हैं, लेकिन यूलिप्स में नॉर्मली ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज इन्वेस्टेड इन इक्विटी. तो फ्रॉम द टैक्स सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू द ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ईएलएसएस. लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि इसमें रिटर्न्स गारंटीड नहीं है. सेवरल अदर प्लस पॉइंट्स. फॉर एग्जांपल इसमें जो लॉक इन है वो केवल 3 साल का है. और क्योंकि अभी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 1 साल इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम लोग कोई कैपिटल गेन कमाएं तो उस पर कोई टैक्स लगता नहीं है. तो क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन है, तो जब भी आपका वो 3 साल खत्म हो तो वॉट एवर गेन्स यू मेक, जो भी प्रॉफिट आप कमाते हो उस पर कोई टैक्स लागू नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ टैक्स सेविंग एफडीज, जो भी आप इंटरेस्ट कमाते हो उस पर टैक्स लगता है. आई मीन सो बेसिकली दीज आर 2 सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स. तो अगर जो भी निवेशक को जो कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं. अभी दोनों सेक्शन 80C के अंतर्गत इनमें बेनिफिट है. सो व्हाट आई सजेस्ट इज, इफ यू आर हैविंग दिस 1 lakh अमाउंट विद यू, सो आई सजेस्ट यू कुड स्प्लिट इट 50-50 into each one and then go ahead rather than going only one or choosing only one or the other. तो जयंत, अगर ब्रीफली अगर आपकी मैं राय यहाँ पर जानना चाहूँ तो एक में 3 साल का लॉक इन है ईएलएसएस में, तो एफडी जो हम बात करें टैक्स सेविंग की उसमें 5 साल का लॉक इन है. तो किस तरह से चले? मतलब दोनों ही अच्छे विकल्प हैं इन्वेस्टर के सामने, लेकिन फिर भी उनके प्रोफाइल को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे? दोनों में से कौन सा प्रेफर करेंगे ज्यादा? आई पर्सनली प्रेफर ईएलएसएस, बट दैट्स बिकॉज आई प्रेफर इक्विटी ओवरऑल. लेकिन ऐसे कई निवेशक हो सकते हैं जो इक्विटी में बहुत कंफर्टेबल नहीं हो, तो उनके लिए टैक्स सेविंग एफडी एक अच्छा जरिया है. तो चलिए इसी नोट पे आज फाइंड अप करते हैं शो को यहीं पर. जयंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इतने सारे सवालों के जवाब दिए. अगले शो में हम लेकर आएंगे कुछ और टिप्स इन्वेस्टमेंट की, साथ ही आपके सवाल जवाब. आप देखते रहिए जी बिजनेस.